गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 1 को आगे बढ़ाते हुए सेल वॉल की स्टडी करेंगे। हमने पिछले वीडियो में सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को समझा था। आज हम प्लांट कोशिका यानी पादप कोशिका की सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाले आवरण सेल वॉल की स्टडी करेंगे कि वो किस प्रकार से उसकी संरचना है और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। सेल वॉल, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी पादप कोशिकाओं व जीवाणुओं में कैरेक्टराइज्ड रूप से एक दृढ़ या रिजिड कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाई जाती है। कोशिका भित्ति के आधार पर पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित भी किया जा सकता है, क्योंकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये मेजर डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। हालांकि कुछ साइंटिस्ट के अनुसार जो जंतु कोशिका है उसके बाहर एक सेल कोट उपस्थित होता है जो जीवद्रव्य कला के विवर्धित होने से बनता है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में रियली में कॉर्क में कोशिका भित्तियों का ही अवलोकन कर कोशिका की खोज का श्रेय प्राप्त किया है। मतलब ये जो श्रेय है उन्हीं को ही जाता है कोशिका भित्ति की खोज का। कोशिका भित्ति कोशिका के सजीव पदार्थ को प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रखती है, एक कोशिका को अन्य कोशिकाओं से पृथक रखती है, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है व उसकी आकृति को सुरक्षित रखती है। इस प्रकार कोशिका भित्ति एक प्रकार से कोशिका के बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन के रूप में प्रयुक्त होती है। हम देखें कि जो इसका नेचर कैसा होता है कि किस प्रकार से जो कोशिका भित्ति है वो सुरक्षा प्रदान करती है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। प्रारंभिक अवस्था में कोशिका भित्ति अत्यंत बारीक व कोमल होती है। जैसे कि जब ये डेवलप होती है ना यंग स्टेज में, तब वो बहुत ही बारीक व कोमल होगी। जैसे जैसे कोशिका मैच्योर होती जाती, परिपक्व होती है, यानी कि उसकी एज बढ़ती जाती है, तो वो भिन्न भिन्न रूपों में विभेदित होती है। वैसे वैसे कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन यानी केमिकल कॉम्पोजिशन, भौतिक स्वरूप तथा ग्रॉस स्ट्रक्चर में कई परिवर्तन आते हैं। कोशिका भित्ति जीवद्रव्य का स्रावी पदार्थ है, सिक्रेटरी मटेरियल है। इसे कोशिका की नॉन लिविंग बाउंड्री यानी कि अजैव परिसीमा माना जाता है। इस धारणा के अनुसार कोशिका भित्ति तो क्या होती है, मृत होती है, यानी निर्जीव है, वो सजीव नहीं है और दृढ़ है तथा कोशिका के सजीव तंत्र का हिस्सा भी नहीं होती। लेकिन अब हम इस धारणा में बहुत परिवर्तन हुआ है। साइंटिस्ट जो है कटर 1978 में उन्होंने ये बताया था कि कोशिका भित्ति को किसी भी रूप में जीवद्रव्य से हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, और खास करके जब यंग स्टेज में जब साइटोप्लाज्म व कोशिका भित्ति के मध्य ऑर्गेनिक यूनिटी पाई जाती है तथा दोनों सम्मिलित रूप से एक जैविक इकाई सिंगल बायोलॉजिकल यूनिट का निर्माण करती हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण जीवद्रव्य की बाह्य सतह पर होता है। याद रखना ये कि जो कोशिका भित्ति का निर्माण है जीवद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म की बाह्य सतह पर होता है। परिपक्व भित्ति में जीवद्रव्य तंतुओं यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो वर्ड है प्लाज्मोडेस्माटा अभी इसी चैप्टर में आपके आगे आएगा कि क्या होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के रूप में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल, क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो सेल वॉल है रिजिड, सेमी परमिएबल, प्रोटेक्टेड लेयर है, और वैसे ये सेल मेम्ब्रेन के सबसे बाहर की लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और जैसे कि प्लांट सेल, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, आर्किया सभी में पाई जाती, केवल एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। और मेनली इसके क्या क्या काम है, प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर, सपोर्ट। और वैसे तो ये इनका जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफरेंट करता है, लेकिन मेनली ये क्या
कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर जो होते हैं सेल्यूलोज, उनसे बनी हुई होती है। और सेल्यूलोज जो है मेजर कंपोनेंट है कॉटन फाइबर एंड वुड एंड इज यूज्ड इन पेपर प्रोडक्शन। और कोशिका भित्ति के गुण कोशिका के पर्यावरण, पोषण तथा विभेदन की अवस्था द्वारा प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार इसका रासायनिक संगठन व सूक्ष्मदर्शी तथा सकल संरचना भी इसके गुणों को प्रभावित करती है। परिपक्व कोशिका भित्ति में सुघटता यानी कि प्लास्टिसिटी, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी व तनन या टेंसाइल स्ट्रेंथ सामर्थ्य नामक 3 गुण अवश्य रूप से पाए जाते हैं। आकार व आकृति में होने वाले स्थायी परिवर्तनों को प्लास्टिसिटी कहते हैं। कोशिका विभेदन के समय द्वितीयक कोशिका भित्ति में ये गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कोशिका भित्ति की आकृति व आकार में हुई विकृतियों या परिवर्तनों के सुधार या पुनः प्राप्ति के गुण को इलास्टिसिटी कहा जाता है। आशून्य दाब यानी कि टर्गर प्रेशर में परिवर्तनों से कोशिका के आयतन में होने वाले उत्क्रमणी या रिवर्सिबल परिवर्तनों के दौरान कोशिका भित्ति के प्रत्यास्थता के गुण का अवलोकन भी कर सकते हैं। यह गुण प्राथमिक कोशिका भित्ति में अधिक स्पष्टतः देखा जा सकता है। और किसी भी बाह्य दाब के प्रति कोशिका की दृढ़ता को बनाए रखने के गुण को तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और हम इसको यांत्रिक कोशिकाओं की द्वितीयक भित्ति में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल कैसी होती है इसकी संरचना। तो प्लांट सेल वॉल जो है उद्भव तथा संरचना के आधार पर कोशिका भित्ति को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली है मिडिल लैमिला यानी कि मध्य पटलिका, दूसरी है प्राइमरी सेल वॉल यानी कि प्राथमिक भित्ति, थर्ड है सेकेंडरी सेल वॉल यानी कि द्वितीयक भित्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिडिल लैमिला। आप इधर देखना डायग्राम में आप देख सकते हैं मिडिल लैमिला, प्राइमरी वॉल, ल्यूमन भी दिख रहा है, 3 लेयर सेकेंडरी वॉल, तीनों लेयर आपको दिखाई देगी। ये तीनों ही वॉल आपको दिखाई दे रही है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मिडिल लैमिला यानी कि मध्य पटलिका। मध्य पटलिका का निर्माण कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है यानी साइटोकाइनेसिस के दौरान। यह 2 आसन्न यानी कि एडजेसेंट, ये पास में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं या पुत्री कोशिकाओं के मध्य में एक साझा भित्ति यानी कॉमन वॉल के रूप में उपस्थित होती है। इसका निर्माण कोशिका के मध्यवर्ती भाग में होता है। गोल्जी उपकरण के स्राव, वेसिकल्स, पुटिकाए व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े जिन्हें फ्रैग्मोसोम्स कहते हैं मिलकर मध्य पटलिका बनाते हैं। गोल्जी स्राव में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स की अधिकता होती है जो सीमेंट के रूप में कार्य करते हुए फ्रैग्मोसोम्स को जोड़ते हैं। काष्ठीय ऊतकों के मध्य भी पटलिका लिग्निन युक्त होती है। मध्य स्तर यानी कि जो मिडिल लैमिला होती है वो अक्रिस्टलीय परत होती है जो पैक्टिनेज एंजाइम द्वारा घुल जाती है। जैसे हम देखते हैं ना कि फलों के पकने के समय मध्य पटलिका की घुलनशीलता के बढ़ जाने के कारण ये मुलायम हो जाते हैं। मार्केट से हम जब फ्रूट लाते हैं तो जब लाते हैं तब वो बहुत टाइट होते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से आपने देखा होगा सॉफ्ट पड़ जाते हैं। वो इसीलिए पड़ते हैं, उनकी जो जो वॉल है मिडिल लैमिला है वो लूज हो जाती है यानी कि सॉफ्ट हो जाती है, इसीलिए वो जो है सॉफ्ट हो जाते हैं फ्रूट्स। मध्य पटलिका की प्रारंभिक अवस्था को कोशिका पट्टिका, सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट आती है प्राइमरी वॉल। परिवर्धनशील कोशिका द्वारा निर्मित प्रथम वास्तविक जो भित्ति है वो प्राथमिक भित्ति ही होती है यानी कि प्राइमरी वॉल ही बनती है सबसे पहले। और मध्य पटलिका को कोशिका भित्ति का भाग, कोई साइंटिस्ट ये है कि कोशिका भित्ति का भाग नहीं मानते, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस ही मानते हैं, लेकिन फिर भी इसको प्राइमरी वॉल ही हम कहते हैं। आसन्न कोशिकाओं के मध्य में स्थित पटलिका की दोनों सतह पर अत्यंत पतली प्राथमिक भित्ति का निक्षेपण यानी डिपोजिशन होता है और ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा थोड़ी सी मात्रा में पैक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज की उपस्थिति से प्राथमिक भित्ति विषमदैशिक यानी कि अनआइसोट्रॉपिक रूप से ध्रुवण घूर्णक यानी ऑप्टिकली एक्टिव होती है। यह भित्ति अत्यंत पतली, अत्यधिक इलास्टिक तथा इसमें एक्सटेंशन की व्यापक क्षमता होती है यानी कि विवर्धन की।
प्राथमिक भित्ति समस्त पादप कोशिकाओं में आवश्यक रूप से उपस्थित होती है और ये जनरली पतली होती है, लेकिन कुछ पादप जैसे कि खजूर, डायोस्पाइरोस, कुचला की जो भ्रूणपोष कोशिकाओं में काफ़ी मोटी होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित रहता है, तो उनकी क्या लेयर ये मोटी होती जाती है। सेकेंडरी वॉल, प्राथमिक भित्ति का निर्माण पूर्ण हो जाने पर इसके भीतर की ओर द्वितीयक भित्ति का निक्षेपण होता है। यह कोशिका अवकाश या सेल ल्यूमन के संपर्क में रहती है। इसमें विवर्धन की क्षमता काफ़ी कम होती है। यह मुख्यतः सेल्यूलोज व हेमी सेल्यूलोज द्वारा बनी होती है। इनकी अतिरिक्त कई अन्य पदार्थ जैसे लिग्निन, सुबेरिन आदि भी इसमें सम्मिलित होते हैं, जो कोशिका के प्रकार पर निर्भर करते हैं। यह विषमदैशिक रूप से अत्यधिक ध्रुवण घूर्णक होती है। वाहिकाओं, रेशों व दृढ़ ऊतक कोशिकाओं में द्वितीयक भित्ति अधिक स्पष्ट व मोटी होती है तथा अधिकतर त्रिस्तरीय होती है, ट्राइलेमिलर। इन स्तरों को बाह्य स्तर, मध्य स्तर तथा अंत स्तर कहते हैं। इस प्रकार दृढ़ ऊतक कोशिका की भित्ति में कुल 5 स्तरें होती हैं, जैसे कि मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, त्रिस्तरीय द्वितीयक भित्ति, द्वितीयक भित्ति की मध्य स्तर सबसे मोटी होती है। और कुछ लिव साइंटिस्ट के अनुसार द्वितीयक भित्ति के अंत स्तर को तृतीयक भित्ति कहते हैं, लेकिन कुछ ये मानते हैं कि द्वितीयक भित्ति के अंत स्तर के भीतर उपस्थित एक अतिरिक्त स्तर को तृतीयक भित्ति कहना चाहिए, जो वास्तव में द्वितीयक भित्ति की स्तरों से भिन्न होती है। और वैसे ये तृतीयक भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। परिपक्व होकर मृत हो जाने वाली कोशिकाओं जैसे स्क्लेरेट्स, रेशे, वाहिकाएं में द्वितीयक भित्ति अधिक स्पष्ट व मोटी होती है। द्वितीयक भित्ति का निक्षेपण सतत रूप से नहीं होता है, वरन भिन्न भिन्न रूप में होता है। ये जो कुछ आदि दारू कोशिकाओं में ये वलयाकार व सर्पिलाकार यानी एन्युलर एंड स्पाइरल रूप में, जबकि वाहिकाओं में गर्ती रूप में होता है। द्वितीयक भित्ति को पूरक भित्ति माना जाता है और इसका मुख्य रूप से यांत्रिक कार्य होता है। अब हम देखते हैं कि जो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति है वो और परिवर्धन यानी कि ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में भी कई विचारधाराएं प्रचलित है कोशिका भित्ति की उत्पत्ति के लिए। कि सबसे पहली तो ये है कि पादप कोशिकाओं में टीलोफेज के बाद होने वाली साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और शार्प जो साइंटिस्ट है, शार्प, एम्स एंड मैकडैनियल्स के अनुसार केंद्रक विभाजन के पूर्ण हो जाने पर जीवद्रव्य से पैक्टिन के ड्रॉपलेट्स ऑफ पार्टिकल कोशिका के जो मध्यवर्ती क्षेत्र में एकत्रित हो जाते हैं और समय आने पर ये कण फूलते हैं व परस्पर संयुक्त होकर कोशिका पट्टिका बना लेते हैं। सिन्नट एंड ब्लॉच ने 1941 में जो दी, उसके अनुसार केंद्रक विभाजन के अंत में दो पुत्री केंद्रकों के मध्य कोशिका के मध्यवर्ती क्षेत्र में एक रेशमय रचना फ्रेगमोप्लास्ट प्रकट होती है, जो धीरे धीरे चौड़ी होकर कोशिका पट्टिका यानी कि सेल प्लेट बनाती है। फ्रेगमोप्लास्ट सर्वप्रथम मध्यवर्ती क्षेत्र के मध्य बिंदु पर प्रकट होती है व धीरे धीरे दोनों सिरों की ओर वृद्धि करते हुए कोशिका की दोनों पार्श्व भित्तियों तक फैल जाती है। फ्रेगमोप्लास्ट का स्थान शीघ्र ही कोशिका पट्टिका ग्रहण कर लेती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा आधुनिक अन्वेषणों के अनुसार गोल्जी उपकरण और या फिर डिक्टियोसोम्स की वेसाइकल्स के कोशिका के मध्यवर्ती क्षेत्र में एकत्रित होने व उनके परस्पर संयुक्त होने से कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। ये किसने कहा? वेले एंड मोलेनहॉर ने। कोशिका पट्टिका में कुछ भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से इसका मध्य पट्टिका में भी परिवर्तन हो जाता है। ये इसकी जो है कोशिका भित्ति के संबंध उद्भव और परिवर्तन के संबंध में जो धारणाएं चल रही है वो है। मध्य पट्टिका के बन जाने पर इसकी दोनों सतह पर प्राथमिक व द्वितीयक भित्तियों का निक्षेपण होता है। इन भित्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक निर्माणकारी पदार्थ जीवद्रव्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसी कारण भित्तियों को जीवद्रव्य का स्रावी पदार्थ माना जाता है। आधुनिक धारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्लाज्मा झिल्ली की बाह्य सतह पर सेल्यूलोज निर्माणकारी एंजाइमों का सांद्रण होता है, जिनके नियंत्रण में सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स बनते हैं। ये रेशे प्राथमिक व द्वितीयक भित्ति के मुख्य संघटक होते हैं। सेल्यूलोज के पूर्ववर्ती पदार्थों का सप्लाई जो संभरण है वो डिक्टियोसोम्स की पुटिकाओं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा किया जाता है। ये प्रेस्टन ने कहा था 1974 में। तो ये जो थी 4-5 जो इसकी अवधारणाएं थी, ये कोशिका भित्ति की उत्पत्ति
और परिवर्धन से संबंधित थी। तो आज हमने इस वीडियो में कोशिका भित्ति की जो प्रारूपिक संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, ग्रॉस स्ट्रक्चर, वो हमने देखी, इसके कैरेक्टर्स देखे, प्रॉपर्टीज देखी, नेचर कैसी होती है, क्या है। अब हम आगे आने वाले सेकंड लेक्चर में इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस को समझेंगे। थैंक यू बच्चों।